प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना है, यानी कि ये जो एक्ट है, ये क्या है, ये जो एक्ट है ये बात करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर रिलेटेड रूल्स की, यानी कि उस रूल्स की बात करेगा, उस लॉज की बात करेगा कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है, कौन ट्रांसफर करेगा, कैसे ट्रांसफर करना है, उन सारे लॉज की, उन सारे रूल्स की ये एक्ट बात करता है। 1882 में इसका जन्म हुआ था, 1882 में ये आया था और इसका पूरा परिचय क्या है, पूरा इसका इंट्रोडक्शन है एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, यानी कि साल 1882 का ये फोर्थ एक्ट था, यानी कि लेजिस्लेशन द्वारा पास हुआ ये चौथा एक्ट था। किस साल का? 1882 का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शुभम त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं सिंह लॉ एकेडमी की एक नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका नया सब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपीए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि किसकी बात करता है ये बात करता है प्रॉपर्टी एक्ट की, कि प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना है, यानी कि ये जो एक्ट है ये क्या है, ये जो एक्ट है ये बात करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर रिलेटेड रूल्स की, यानी कि उस रूल्स की बात करेगा, उस लॉज की बात करेगा कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है, कौन ट्रांसफर करेगा, कैसे ट्रांसफर करना है, उन सारे लॉज की, उन सारे रूल्स की ये एक्ट बात करता है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी कि इसका बर्थ ईयर, किस साल इसका जन्म हुआ था। 1882 में इसका जन्म हुआ था, 1882 में ये आया था और इसका पूरा परिचय क्या है, पूरा इसका इंट्रोडक्शन है एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, यानी कि साल 1882 का ये फोर्थ एक्ट था, यानी कि लेजिस्लेशन द्वारा पास हुआ ये चौथा एक्ट था। किस साल का? 1882 का। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लेक्चर सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह आपके अमूमन 25 के आसपास लेक्चर रहेंगे इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इन 25 लेक्चर में हम जानेंगे पूरा A to Z ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके कोर्सेस में, जो आप कर रहे हैं, BLLB कर रहे हो या LLB कर रहे हो या LLM, कहीं भी BBA LLB कहीं भी अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, आपके कोर्स में है, तो उन सारे कोर्सेस के लिए ये आपकी लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मूविंग फर्दर आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जो बात करता है कंटेंट की, यानी कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टी, कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप को समझेंगे, ओनरशिप क्या होता है, क्या ओनरशिप के पास जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो क्या वो ट्रांसफर भी कर सकता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे इस एक्ट का पूरा परिचय, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट समझेंगे। फिर क्या करेंगे, एक बार हम माइंड मेकअप के लिए इसका ओवरव्यू समझेंगे, पूरे इंस्टीट्यूट का ओवरव्यू लेंगे, फिर इसका स्कोप क्या क्या है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप क्या क्या है ये हम समझेंगे आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड, जो आज लास्ट टॉपिक हम समझेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह होते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से ट्रांसफर की बात की गई है। ठीक है, मूविंग फर्दर, प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो कुछ भी हो सकता है ना, ये टीवी भी प्रॉपर्टी है, स्क्रीन, ये मार्कर भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लैपटॉप, ये रूम, ये जगह, सब कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया है, अब जैसे प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रॉपर्टी ये भी होती है ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, कोई गाना लिख दिया, ठीक है, कोई लोगो डिजाइन कर दिया, ये भी प्रॉपर्टी है। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आगे चल के पढ़ेंगे, अभी शायद स्टार्टिंग में ना पढ़ रहे हो, IPR जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IPR जिसे बोलते हैं, वो भी तो प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल, आपके दिमाग से उपजी एक आइडिया, प्रॉपर्टी, पी से क्या होता है, प्रॉपर्टी, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सब बाकी सारी क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, और ये क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में होती है। और इसके आगे अगर बात करें तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। नाम से समझ में आ रहा होगा, जो मूव कर सकती है वो मूवेबल और जो नहीं मूव कर सकती है वो इमूवेबल। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इतना सिंपल भी नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन आगे चल के
पूरी पूरी मैं एक क्लास डेडिकेट करूंगा इसके डिफरेंशिएशन में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझना है तो बिना मूवेबल और इमूवेबल के डिफरेंशिएशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आया यानी कि आपको टीपीए नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं पूरी एक क्लास आगे चल के, शायद तीसरा थर्ड लेक्चर मेरा जो रहेगा वो मूवेबल और इमूवेबल के डिफरेंशिएशन में बात रहेगा। ठीक है, कि क्या डायरेक्ट बोलता है, कौन कौन से केस लॉज है रिलेवेंट, कौन कौन से लैंडमार्क केस लॉज है, वो सारी बात करेंगे मूवेबल और इमूवेबल की। अभी समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जो मूव करती है वो मूवेबल, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, ये स्क्रीन हो गई, और इमूवेबल जैसे कोई लैंड, कोई घर, ठीक है, तो वो होगा इमूवेबल। अब बात आती है इंटेंजिबल की। ठीक है, देखिए कई सारे लोगों में धारणा होती है, शुरुआत यहां पढ़ेंगे तो टीपीए क्या होता है। टीपीए सिर्फ बात करता है आपकी ट्रांसफर रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन नहीं, मेनली बात करता है। हाँ, ये बात सही है कि जनरली जो है वो इसका फोकस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए भी और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर की बात करता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे कि आपका हो गया कॉपीराइट वाला, ठीक है, आपका हो गया पेटेंट वाला, ठीक है, एक और होता है जिसकी बात ये करेगा, जिसकी बात टीपीए करेगा, वो होता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम, इसको हम समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो बंदे हैं, ए और बी। बी ने ए से कहा कि मुझे 50,000 रुपयों की या 1 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, तो ए ने दे दिए। ए ने क्या कर दिया? 1 लाख रुपए दे दिए बी को। तो ये ए का क्या क्लेम, और बी ने कहा मैं 10 दिनों में ये आपको वापस कर दूंगा, ए को वापस कर देगा। तो ए का क्या, ये ए का क्या है? ए का क्या है? क्लेम है। ये किसके ऊपर? ए के क्लेम है 100K के ऊपर, 1 लाख रुपयों के ऊपर क्लेम है कि उसे बी से वापस लेने हैं। और बी ने क्या कहा था कि वो 10 दिन के अंदर वापस कर देगा। लेकिन चलिए 10 दिन में वापस नहीं किया, 10 दिन में क्या है? वापस नहीं किया। तो ए जाएगा, आप कहां जाएगा? कोर्ट जाएगा, प्रॉपर फोरम जाएगा। किसको करने के लिए? इस क्लेम को इन्फोर्स कराने के लिए। ए ने क्या किया? अपने क्लेम के ऊपर एक्शन लिया, तो ये हो गया एक्शनेबल क्लेम। बात समझ में आई? कि जो उसका क्लेम था 1 लाख रुपयों का, कि उसे बी से 1 लाख रुपए वापस लेने हैं, उस क्लेम के ऊपर ए ने कोर्ट जाकर एक्शन लिया उसको इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, तो वो हो गया आपका एक्शनेबल क्लेम। और आगे चलकर मान लीजिए ए ने भी किसी से रुपए ले रखे हैं, ए ने सी से रुपए ले रखे हैं, वही सेम अमाउंट 100K। तो ए ने बोल दिया भाई तू बी से मेरे रुपए ले ले, क्योंकि ए को तो बी से पैसे लेने ही है 1 लाख रुपए। तो ए ने सी को बोल दिया कि मेरे पैसे जो मुझे आपको देने थे 1 लाख रुपए, वो आप बी से ले लीजिए। ठीक है, तो अब सी बी से लेके, तो ए ने क्या किया? अपना जो क्लेम था वो ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो जो टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो इसी की बात करता है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल, एक्शनेबल। ठीक है, इसको तोड़ के पढ़िए, एक्शनेबल क्लेम, इसी की बात करता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो हमने क्या सीखा? प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्शनल फॉर्म में और ये नॉन फिक्शनल फॉर्म में। आइडिया है कि कॉपीराइट, पेटेंट, एक्शनेबल क्लेम, ये सारी चीजें एक्सेट्रा और भी हैं। ठीक है, टेंजिबल जो फिजिकल फॉर्म में होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मूवेबल जो मूव कर सकती है, जैसे कि मोबाइल फोन, मार्कर, ठीक है, लैपटॉप, या कोई मान लीजिए कोई भी वैल्यूएबल चीज है, स्क्रीन, ठीक है। और इमूवेबल क्या होता है? जो मूव नहीं कर सकती है, कोई लैंड हो गया, कोई कुआं हो गया, कोई बगीचा हो गया, इस टाइप की, वो हो गया इमूवेबल। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी की डिफरेंशिएशन समझने के लिए। स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है? प्रॉपर्टी लॉ इज द एरिया ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो ओनरशिप के वेरियस फॉर्म्स हैं उसको गवर्न करता है, उस एरिया को लॉ जो है गवर्न करता है, उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, किसमें? इमूवेबल में भी और मूवेबल में भी बात कर रहा है। प्रॉपर्टी रिफर्स टू लीगली प्रोटेक्टेड क्लेम्स टू रिसोर्सेस। क्या है? रिसोर्स, सारी चीजें रिसोर्स ही तो है जिसके बात कर रहे हैं, मूवेबल हो या इमूवेबल, सारी चीजें रिसोर्स है। सच एज लैंड, पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। समझ में आया? यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका
प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर समझ लिया। मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे कि ओनरशिप क्या होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं बस आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टीपीए पढ़ने से पहले आपके माइंड में क्लियर रहे। आगे चल के अगर टीपीए में इसकी बात होती है और अगर क्या होगी ही बात होगी ओनरशिप की, तो आपको पता होना चाहिए कि ओनरशिप होता क्या है। ठीक है, ओनरशिप, जो ओनरशिप को अगर हिंदी में बोले तो अगर बेसिक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। अब देखिए मालिकाना हक होता क्या है लॉ की लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में क्या होता है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज इन रोमन लॉ। ठीक है, रोमन्स ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी। ओनरशिप भी भाई कोई चीज होती है, एंड द रोमन्स कंसीडर इट एज फुल एंड एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है, रोमन्स ने क्या माना कि ये क्या है, फुल एंड एक्सक्लूसिव पावर है किसके ऊपर, ओवर थिंग। यानी कि किसी भी थिंग के ऊपर अगर आपका क्या है, फुल एंड एक्सक्लूसिव पावर है तो आपके ओनरशिप हो गई, तो आपको ओनर कहा जाएगा। ये रोमन्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक लैटिन टर्म भी है ये, प्लेना इन रे प्रोटेस्टोस। इसका मतलब क्या होता है, फुल पावर। ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको जुडिशरी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें पूछ सकता है ये फुल पावर। ठीक है, यानी कि उस थिंग के ऊपर क्या होनी चाहिए, आपकी फुल पावर होनी चाहिए, तभी आपको ओनरशिप का टाइटल मिलेगा रोमन्स के अनुसार। अब क्या है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्ट्स ऑफ बंडल ऑफ, ये कोई एक राइट नहीं है। ओनरशिप क्या है, कोई एक राइट नहीं है कि मेरे पास टाइटल हो गया, मेरे पास कागज है, मेरे नाम पे चढ़ा है, मैं ओनरशिप मेरे पास है। ये 4 राइट पूरे होने चाहिए आपके पास। कौन कौन से, राइट टू पजेस यानी कि कब्जे का अधिकार, आपका कब्जा होना चाहिए उस पर। कोई घर है, आप रह नहीं रहे, कोई दूसरा रह रहा है, आपके पास कब्जा ही नहीं है, तो कैसे ओनरशिप है। राइट टू यूज एंड एंजॉय, आपको उसको यूज करना और उसको एंजॉय करना, ये भी आपका राइट होना चाहिए। राइट टू ट्रांसफर, अगर आपको वो चीज, वो थिंग किसी को ट्रांसफर करनी है तो ये भी आपका राइट है। आप चाहे तो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे। राइट टू डिस्ट्रॉय, उसको आपको नष्ट करना है, कोई घर है उसको गिरवाना है बुलडोजर से, तो ये भी आपका अधिकार होना चाहिए। ये चारों जब अधिकार होंगे उसे बोलते हैं ओनरशिप, बंडल ऑफ 4 राइट्स। ठीक है, क्या बात करता है ये, बंडल ऑफ 4 राइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। वन कैन हैव अ राइट ओवर प्रॉपर्टी एंड स्टिल नॉट बी अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। है ना ताज्जुब वाली बात, किसी के पास एक राइट है, प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, राइट है, लेकिन फिर भी स्टिल नॉट बी अ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। अपोजिट ऑफ इट, इसका उल्टा भी हो सकता है कि ओनर कैन ट्रांसफर सर्टेन राइट्स टू हिज प्रॉपर्टी टू अदर पीपल। यानी कि जो ओनर है उसने अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए और फिर भी वो ओनर बना हुआ है। बात समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आप ओनर ना हो, फिर भी आपकी जो उस प्रॉपर्टी पर आपके कुछ राइट्स हो। आप ओनर नहीं हैं लेकिन आपके पास कुछ राइट्स मौजूद हैं। दूसरी बात क्या करता है कि ओनर ने कुछ राइट ट्रांसफर कर दिए, ओनर ने कुछ राइट ट्रांसफर कर दिए, मान लीजिए एक्स को, फिर भी वो ओनर बना हुआ है। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ओनर ट्रांसफरिंग सर्टेन राइट्स ओवर हिज प्रॉपर्टी टू अदर पीपल आर, क्या होता है, लीज। लीज मतलब समझ रहे हैं ना, जो रेंट पे हम घर लेते हैं उसको बोलते हैं लीज, लॉ की लैंग्वेज में। वैसे बोल देते हैं रेंट पे, तो बनाते हैं ना लीज डीड, जो हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट कि हम 11 महीने के लिए दे रहे हैं, उसको लीज डीड बोलते हैं ना। तो लीज डीड क्या होती है, घर मेरा कोई घर है किसी दूसरे इलाके में, मैं यहां रहता हूं, मेरे पास 2 घर हैं, मैंने उसको रेंट पे ले दिया किसी को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, राइट टू पोजेस करने का राइट अपना ट्रांसफर कर दिया, राइट टू यूज एंड एंजॉय करने का अपना राइट जो है मेरा, ये दोनों, ये चारों राइट ओनरशिप के होते हैं, ओनर के होते हैं। तो उसमें से लीज में क्या होता है, ये दोनों राइट ट्रांसफर कर दिए किसको, जिसको हमने रेंट कर दिया, नहीं फिर भी मैं ओनर तो मैं हूं। देखो अब जो किराएदार आया, टेनेंट आया, किराएदार को बोलते हैं टेनेंट, तो टेनेंट के पास दोनों अधिकार है, राइट टू पोजेस का भी और राइट टू यूज और एंजॉय का भी, लेकिन वो ओनर नहीं है। देख रहे हैं, राइट है उसके पास 2 टेनेंट के पास, लेकिन वो ओनर नहीं है। और मैं जो कि ओनर हूं, मेरे पास ये दोनों अधिकार नहीं है, ये दोनों राइट नहीं है, ये दोनों राइट है मेरे पास, ये दोनों राइट हमने किसको ट्रांसफर कर दिए, किराएदार को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, लीज हो गया। लाइसेंस में सिर्फ हम राइट टू एंजॉय करने के लिए हम अधिकार देते हैं, बट राइट ट्रांसफर करते हैं।
मोर्टगेज एक चीज होती है, एक नया कॉन्सेप्ट है मोर्टगेज। आपने सुना होगा, बंधक शायद बोलते हैं हिंदी में इसको, सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में अपने आसपास सराउंडिंग्स में, लेकिन लॉ में हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे मोर्टगेज की। मोर्टगेज क्या बोलता है? राइट टू सेल इन केस। मोर्टगेज अभी मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मेरे पास कोई लैंड है, मैं ए हूं, मेरे पास ये पर्टिकुलर लैंड है, मैंने ये लैंड बी को दे दी और उससे 5 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए और उससे बोला कि 1 साल बाद मैं आपके 5 लाख रुपए लौटा दूंगा, आप मेरी जमीन लौटा देना। इसे बोलते हैं मोर्टगेज, बंधक। मैंने अपनी जमीन को बंधक बना दिया बी के पास, मोर्टगेज बना दिया, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि मैंने अगर इससे बोला कि 1 साल में 5 लाख रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा और बी आप मेरी जमीन वापस कर देना, और 1 साल के अंदर मैं उसके 5 लाख रुपए वापस नहीं कर पाया, तो बी के पास राइट चले जाएगा कि ये इसका ओनर बन जाएगा, उसके पास सारे राइट चले जाएंगे। तो क्या करता है मोर्टगेज में? राइट टू सेल इन केस टर्म्स ऑफ मोर्टगेज आर वायलेटेड, यानी कि जो मोर्टगेज है, ये बंधक के नियम है, वो वायलेट हो गए हैं, ठीक है, वो टूट गए हैं, तो इसके पास ये राइट चला जाएगा कि इस लैंड को सेल करके अपने 5 लाख रुपए वसूल सके, ठीक है। ये होता है मोर्टगेज में। तो आज हमने ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट सीख लिया। मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो बात अब याद है, शुरुआत, ये है शुरू। तो क्या बोलते हैं इसे? तो शुरू करते हैं शुरू से। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक्ट नंबर 4 1882, यानी कि ये है इसका बर्थ ईयर, किस ईयर में इसने जन्म लिया, और ये है इसका सीरियल नंबर। 1882 में ये चौथे नंबर पे आया था, पास हुआ था लेजिस्लेशन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन बात करते हैं। बिफोर टीपीए केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी जब टीपीए नहीं था तब क्या होता था, ये बात हमें समझनी है। बिफोर टीपीए, यानी टीपीए मतलब देखो कहीं कहीं मैं टीपीए यूज कर दूंगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बड़ा होता है, उसका मतलब यही है टीपीए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से टीपीए बोलते हैं। इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं हम। बिफोर टीपीए केम इनटू एग्जिस्टेंस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज वर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ, यानी कि जब टीपीए एग्जिस्टेंस में नहीं था, जब ये नहीं बना था, तो ये कैसे इसे गवर्न करते थे, किस तरह गवर्न करते थे? इसको गवर्न करते थे हम इंग्लिश लॉ से, यानी कि अंग्रेजों के कानून से। अपने देश पर अंग्रेजों को शासन था, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के कानून लगेंगे, तो इंग्लिश लॉ से गवर्न करते थे। इक्विटी, इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी, समटाइम्स फोर्सिंग द कोर्ट्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन नोशंस। अब जज बैठा है, उसके पास कोई लिखत पढ़त में कानून नहीं है, क्या करेगा? वो अपना ओन नोशन लगाएगा, जो उसे लगेगा ओन नोशन ऑफ जस्टिस, जो उसे लगेगा जो न्याय है वही कर दें। और क्या करेगा? फेयर प्ले, हम न्याय करें सबके साथ, फेयर खेल के, बेईमानी मत करें। तो रिजल्ट इससे होता क्या था? कंफ्यूज। अब भाई सबका न्याय अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबका विवेक अलग अलग है, सबको चीजों को समझने का तरीका सबका अलग अलग है, हर जज का। उससे क्या होता था? सब भाई कर जस्टिस रहे हैं, फेयर प्ले कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती थी और कंफ्लिक्टिंग केस लॉज आ सकते थे, आ जाते थे, आ सकते नहीं, आ जाते थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया गया? टू रिमेडी दीज कंफ्यूजन अ लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक लॉ कमीशन को नियुक्त किया गया, किस लिए? टू प्रिपेयर अ कोड ऑफ सब्स्टेंटिव लॉ ऑफ टीपीए इन इंडिया। इंडिया के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाने के लिए एक लॉ कमीशन को नियुक्त किया गया कि आपका काम है इंडिया के लिए टीपीए बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने कई बार बनाया ये, ठीक है, कई बार इसे प्रॉब्लम आती रही, ये कोई किसी प्रोविजन पे किसी को कोई दिक्कत, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, ये वो कई बारी होते, उसको जर्नी करते करते ये जो है द बिल वाज रीड्राफ्टेड ऑन मेनी पॉइंट्स, कई बार रीड्राफ्ट किया गया एंड रिफर्ड टू थर्ड लॉ कमीशन। फाइनली जो है ये थर्ड लॉ कमीशन के पास भेजा गया। इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने जो सुझाया कि ये आप इनको इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये रीइंट्रोड्यूस क्यों लिखा है? रीइंट्रोड्यूस इसलिए लिखा है कि यहां पर जब ये पहले किसी लॉ कमीशन को दिया गया था बनाने के लिए, उसके बाद भी इंट्रोड्यूस हो चुका था एक बार, तो स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वापस भेज दिया कि नहीं इस प्रोविजन में प्रॉब्लम है, इस प्रोविजन में प्रॉब्लम है, कैसे चल पाएगा, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी इससे, तो इसको फिर भेजा गया, इसलिए यहां लिखा है रीइंट्रोड्यूस। तो फाइनली जो है इस थर्ड लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ भेजने के बाद। उसके बाद क्या हुआ?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिल गॉट असेंट ऑन 17 फेब, यानी कि पास हो गया 17 फरवरी 1882। 17 फेब 1882 को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को सहमति मिल गई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इनैक्टमेंट डेट, जिस डेट को सहमति मिलती है। ठीक है, पास होने के बाद अपने यहां इंडिया में क्या होता है, राष्ट्रपति सहमति देते हैं फाइनल, तो उसको बोलते हैं इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आपका एक्ट, जब आप एक्ट की शुरुआत करेंगे, आप बेयर एक्ट की, जब आप बेयर एक्ट की शुरुआत करेंगे तो आपके राइट में अप साइड यहां पर एक जो डेट लिखी होती है वो डेट यही होती है, इनैक्टमेंट डेट। तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बेयर खोलेंगे, सेक्शन 1 के ऊपर ये लिखा होगा 17/02/1882, यानी कि ये क्या है, ये इनैक्टमेंट डेट है। और उसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 1 में लिखा होगा इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि कब से लागू हुआ। ठीक है, अब संविधान था अपना, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को बन गया था ना, लेकिन लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से। तो बन तो ये गया था 17 फरवरी 1882 को, सहमति भी मिल गई थी, लेकिन लागू हुआ ये 1 जुलाई 1882 से। 1 जुलाई ऑफ 1882 को ये क्या हुआ, लागू हो गया, यानी कि ये क्या होगा इसकी, ये हो गई इसकी कमेंसमेंट डेट या फिर इन्फोर्समेंट डेट। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, किसके किसके बीच में, इनैक्टमेंट, कमेंसमेंट या फिर इन्फोर्समेंट। इनैक्टमेंट जब पास हुआ, सहमति मिल गई, कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट एक ही डेट होती है, यानी कब से लागू हुआ। ठीक है, टोटल चैप्टर किसमें है, कितने हैं, 8 चैप्टर है, 8, और टोटल सेक्शन कितने हैं, 137। यानी कि टीपीए जो है हमारा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, और 8 चैप्टर जो हैं 1 2 3 जो भी है वो बटे हुए हैं टोटल 137 सेक्शंस में। ठीक है, अब हम एक बार लेते हैं इसका ओवरव्यू, किस चैप्टर में क्या बात करता है और वो किस किस सेक्शन के बीच में स्ट्रेस्ड है। चैप्टर नंबर, हेडिंग, सेक्शंस। चैप्टर नंबर 1 ये बात करता है प्रिलिमिनरी की, जो स्ट्रेस्ड है, फैला हुआ है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक। चैप्टर 2 ये बात करता है प्रिंसिपल्स की, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि जो एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी उसके प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स। ये है हमारा 5 to 53A यहां तक। चैप्टर नंबर हमारा क्या है, ये 3, ये बात करता है सेल्स की। ये सब क्या है, बताता हूं ये सब क्या है, सेल्स की। ये है 54 से लेके 57 तक। चैप्टर नंबर 4, 5 6 7 8। चैप्टर 4 बात करता है मोर्टगेज की, चैप्टर 5 बात करता है लीज की, चैप्टर 6 बात करता है एक्सचेंज की, चैप्टर 7 बात करता है गिफ्ट्स की, चैप्टर 8 बात करता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की, जो मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में बताया था। और ये इसके सेक्शंस हैं, किस किस सेक्शन के बीच में ये सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। तो ये क्या हुए, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर। इन 6 तरीकों से हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, सेल के जरिए, मोर्टगेज के जरिए, लीज के जरिए, एक्सचेंज के जरिए, गिफ्ट के जरिए और एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर के जरिए। ये 6 हैं तरीके, बस इन 6 तरीके की बात करता है हमारा टीपीए। जो बात है ये सारे क्या है, मोड्स हैं, इन मोड्स से ट्रांसफर टेक प्लेस करता है। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे टीपीए का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ टीपीए, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, यानी कि ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। ठीक है, एग्जॉस्टिव लॉ क्या होता है, एग्जॉस्टिव लॉ वो होता है जिसके अंदर संपूर्ण चीजें हैं, अंतिम सत्य वही है, संपूर्ण जानकारी है उसके अंदर, उसके बाहर आपको तो जाना ही नहीं है।
सारी चीजें अपने अंदर उसने समा के रखी हैं, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव लॉ। तो ये क्या है, ये पूरा यानी कि जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसके अंदर नहीं मिलेगी, कहीं और भी मिलेंगी। ऐसा क्यों है, देखते हैं आगे। फिर मुझे कैसे पता चला, ये कैसे पता लगाया गया कि टीपीए हमारा एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है? क्यों? क्योंकि लिखा है प्रीएम्बल में, क्या लिखा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स, कुछ पार्ट, निश्चित भाग ऑफ द लॉ relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows, यानी कि certain parts की बात करता है, इसकी बात करता है, ये certain parts की बात करता है, यानी कि सारी parts की बात नहीं करता, whole parts की बात नहीं करता है, ये कुछ निश्चित parts की बात करता है। इसीलिए हमें पता लग गया कि certain parts means this act is not exhaustive, ये exhaustive नहीं है, अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है, संपूर्ण जानकारी को अपने अंदर समाहित करके नहीं रखा है। If the law in the act is silent on any aspects, then court may look for guidance to the principles of equity, justice and good conscience। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज पर, किसी पर्टिकुलर पार्ट पर हमारा टीपीए जो है साइलेंट है, तो कोर्ट क्या करते हैं, इन तीन प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली, यानी कि अब देखिए आ गई बात कि एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच के ट्रांसफर की बात करता है। बात समझ में आई? क्यों नहीं है ये एग्जॉस्टिव? इसलिए नहीं है कि सिर्फ लिविंग पर्सन की बात करता है। अगर मान लीजिए विल वाली बात है कि कोई बंदा विल लिख के चला गया, विल माने मैंने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद फलानी प्रॉपर्टी इस लड़के को, फलानी प्रॉपर्टी इस लड़की को, फलानी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को जाएगी, तो विल कब एक्टिवेट होती है, जब मैं मर जाऊंगा। विल मेकर जब मर जाएगा, उसकी डेथ के बाद विल एक्टिवेट होती है। तो जब वो मरने के बाद एक्टिवेट हो रही है तो लिविंग पर्सन की बात करता टीपीए, यानी कि विल की बात नहीं करता है। और अगर ये बात नहीं करता है तो ये एग्जॉस्टिव कैसे होगा? बात समझ रहे हैं? विल के जरिए भी तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है विल के जरिए, और विल की बात कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बात साफ साफ लिखा है ये लिविंग पर्सन की बात कर रहा है। तो जब विल की बात नहीं कर रहा है तो ये एग्जॉस्टिव कैसे हो जाएगा? इसीलिए एग्जॉस्टिव नहीं है। ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली, द एक्ट मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के एक्ट के द्वारा। इंटरविवोस, ये टर्म है इंटरविवोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना, स्पेलिंग देना VIVOS, इंटरविवोस। बिटवीन लिविंग पर्सन सेक्शन 5 में इसकी बात की गई है, यानी कि टीपीए उसी ट्रांसफर की बात करता है जो लिविंग पर्संस के एक्ट के द्वारा ट्रांसफर हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करता है, बस, फुल स्टॉप। लिविंग पर्सन्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, यानी कि हम, आप और सारे लोग, कंपनीज, वो भी तो लिविंग पर्सन है बाय फिक्शन, एसोसिएशंस एंड अदर बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारी लिविंग पर्सन्स आ गए। सर्टेन ट्रांसफर्स आर एक्सक्लूडेड, कौन कौन से ट्रांसफर इसमें एक्सक्लूड कर दिए गए? देखो फिर से पता लग गया, एक और रीजन मिल गया हमें। क्या रीजन? कि टीपीए हमारा एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है। एक तो हो गया कि ये सिर्फ लिविंग पर्सन की बात करता है, और कुछ ट्रांसफर में एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे तो एग्जॉस्टिव कैसे रहेगा? संपूर्ण जानकारी अपने अंदर कैसे समाहित करेगा? कैसे इंक्लूजन होगा उन सारी जानकारियों का? तो ये बात करता है सर्टेन ट्रांसफर्स आर एक्सक्लूडेड, कौन कौन से? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि जो लॉ के ऑपरेशन, लॉ के जो कानून ने किए हैं ट्रांसफर, बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो कानून के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं लग रहा है, इसमें एक्ट ऑफ लॉ लग रहा है। ठीक है, तो उसके जरिए जो ट्रांसफर होते हैं उसको टीपीए ने अपने अंदर नहीं समाया है। ठीक है, उसको क्या किया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 57 और चैप्टर 4 इसका एक्सेप्शन है। जनरली ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए होती है वो नहीं की गई है, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है, सेक्शन 57 और चैप्टर 4। खैर आगे, अंडर ऑर्डर ऑफ फोर्स, अब अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है कि फलानी प्रॉपर्टी, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाए, इसके ओनर से लेकर, तो उसकी बात नहीं करता है हमारा टीपीए। अब देखिए इसका नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, नाम से लग रहा सब कुछ इसी में होगा, लेकिन नहीं है। ट्रांसफर यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन टीपीए के अंडर नहीं हो रहा है, टीपीए में चीज नहीं दी गई है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ट्रांसफर इन मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ में
ठीक है, मोहम्मडन लॉ में जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा वो भी टीपीए गवर्न नहीं करता है। ठीक है, वो कैसे होगा, इनके मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ से होगा। तो इसलिए अपना टीपीए एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, स्टेट लिस्ट, उसके पहले सेंट्रल लिस्ट, और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर जिसपे सिर्फ सेंटर बना सकता है कानून, ठीक है, वो सभी हो गए इसके पार्ट। ठीक है, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पार्ट जिसपे स्टेट बना सकता है, ठीक है, वो हो गए स्टेट लिस्ट। और जिसपे दोनों बना सकते हैं वो हो गई आपकी कंकरेंट लिस्ट। यानी कि इस सब्जेक्ट पे बनाना, टीपीए पर कानून बनाना, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर कानून बनाना, ये दोनों का हक है, दोनों की जिम्मेदारी है। यानी कि स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकता है, दोनों लोग बना सकते हैं, इसीलिए कंकरेंट लिस्ट में है। और ये तीनों लिस्ट कहां दी हुई है, ये दी हुई है आपकी शेड्यूल, कहां दी हुई है, 7 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में ये तीनों लिस्ट दी हुई है। कौन सा सब्जेक्ट मैटर सेंटर के पास रहेगा, कौन स्टेट के पास, और कौन सा कंकरेंट रहेगा। कंकरेंट माने जो दोनों लोगों के पास है, सेंटर के ऊपर भी हक है और स्टेट के ऊपर भी वो बना सकता है। तो टीपीए हमारा क्या है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, दोनों लोग बना सकते हैं। अब बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। इसका क्या स्टेटस है, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो इसके स्टेटस देखिए, 2 कालखंडों में हम डिवाइड करेंगे। बिफोर 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, उससे पहले क्या स्थिति थी, क्या स्टेटस था, और आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 उसके बाद का क्या स्टेटस है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। कौन से आर्टिकल के अंदर, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर। और इस संविधान संशोधन के बाद यहां से इसको हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट अब खत्म हो गया और कहां ऐड कर दिया गया, 300A में। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले एक हमारा मौलिक अधिकार था। कौन से अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ के अंदर हमारा एक जो मौलिक अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसको सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया 300A के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है। ठीक है, यह होता है 2 तरीकों से, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचनी चाहिए, मैं गया रजिस्ट्री ऑफिस में, आपने मुझको पैसे दिए, आपने ऑफर दिया, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, पैसे की बातचीत हुई, रजिस्ट्री ऑफिस में गए, एक डीड डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, उसमें लिखा मैं ये पुत्र से ये प्रॉपर्टी का मालिक हूं और मैं ये इतने पैसे में इतने ये सब कंसिडरेशन लेके आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। ये क्या हो गया, एक्ट ऑफ पार्टीज हो गया, गिफ्ट कर दी मैंने आपको, ये भी मेरा एक्ट हुआ ना, गिफ्ट करना, सेल कर दी मैंने, बेच दी, ये भी मेरा एक्ट है। ठीक है, तो सारी जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इनके द्वारा ट्रांसफर हो सकता है किसी प्रॉपर्टी का। दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मैंने बता चुका हूं कि जब कोई लॉ अपना काम करता है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसी सेक्शन के अंडर, किसी लॉ में लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, ये हो गई ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि किसी की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके पुत्रों में चली गई, उसकी पुत्रियों में चली गई, उसकी वाइफ में चली गई, उसके परिवार वालों में चली गई, ये क्या हो गया, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। लॉ ने अपना काम किया, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, सक्सेशन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, तो ये हो गई ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उससे बात करता है, किसकी बात करता है, एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करता है। सिर्फ ये वाला हमको पढ़ना है। ठीक है, टीपीए सिर्फ इसकी बात करता है। और इसमें भी 2 पार्ट हो गए, इंटरवीवोस और टेस्टामेंटरी। इंटरवीवोस मतलब बाय लिविंग पर्संस ओनली,
इंटरव्यूज का मतलब क्या हो गया? बाय लिविंग पर्सन्स ओनली, यानी कि सिर्फ वही एक्ट जो हमें जीवित मनुष्यों ने किए हैं, जीवित लिविंग पर्सन्स ने किए हैं, सिर्फ वही एक्ट की बात करता है जो लिविंग पर्सन्स ने वो एक्ट को अंजाम दिया है, उनकी बात करता है। दूसरा क्या होता है? टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री क्या होता है? वही जो मैं आपको बता रहा था पिछली साइड में, विल वाला पार्ट, ये टेस्टामेंट्री है। इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये मैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपका इंस्ट्रूमेंट एक जगह है। इंस्ट्रूमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, कोई डीड, लिखत पढ़त, कागज, गिफ्ट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो अपने सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट मीन्स ओनली नॉन टेस्टामेंट्री, ठीक है, और नॉन टेस्टामेंट्री मतलब इंटरव्यूज। टेस्टामेंट्री मतलब विल है, एक्चुअली एक्ट है। देखो विल, जैसे मैंने किसी ए पर्सन ने विल लिखी कि उसके मरने के बाद उसकी कार उसके बेटी को दे दी जाए, ठीक है। तो ये विल क्या है तो एक पार्टी से भाई उसने लिखी, हमने कहीं रजिस्टर करवाई होगी या किसी एडवोकेट के पास गया, उसने लिखी तो एक्ट तो किया, हालांकि ठीक है, अल्दो ये एक्ट तो है, लेकिन क्या है, ये एक्टिवेट तब होगी जब वो मर जाएगा, और जब वो मर गया तो लिविंग पर्सन तो रहा नहीं। बात समझ रहे हैं? इसलिए टेस्टामेंट्री को हम टीपीए में गवर्न नहीं करते हैं, हम सिर्फ गवर्न करते हैं नॉन टेस्टामेंट्री को। उन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो नॉन टेस्टामेंट्री है, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करेंगे, उसमें भी हम सिर्फ इंटरव्यूज की बात करेंगे। इंटरव्यूज में दो पार्ट आ जाएंगे आपके, जो बात करता है बोथ इमूवेबल और मूवेबल दोनों की, और एक बात करेगा सिर्फ इमूवेबल की, ठीक है। जो बात करेगा दोनों की, इमूवेबल और मूवेबल की, वो दिया है आपका चैप्टर 2 में, सेक्शन 5 to 37 और 122 से लेके 137 तक। और इमूवेबल की बात करता है, वो बात करता है चैप्टर 2 में 38 से लेके 53A तक, और चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 8 तक। ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि चैप्टर 2 जो है वो दोनों की बात करता है, इमूवेबल और मूवेबल की बात करता है, और सिर्फ इमूवेबल की भी बात करता है। और चैप्टर 3 से सेल की बात करता है, वो भी इमूवेबल की, मोर्टगेज एंड चार्ज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम, ये सिर्फ इमूवेबल के पार्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ये सिर्फ ये पढ़ना है। हमें क्या नहीं पढ़ना है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि टीपीए में दिया ही नहीं गया है, और टेस्टामेंट्री इसके बारे में भी नहीं दिया गया है। तो सिर्फ ये पढ़ना है हमें, इस डायरेक्शन में पढ़ना है। ये थी आज आपकी फर्स्ट क्लास। इंट्रोडक्शन के लिए हमने काफी कुछ समझा आज। हमने समझा ओनरशिप क्या होता है, हमने समझा प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉ का पूरा इंट्रोडक्शन समझा हमने, कब आया, कैसे बना, ठीक है, कितने चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, किस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट इनैक्टमेंट में डिफरेंस समझा, ठीक है। और फ्लो चार्ट से इसका ये समझा कि एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से ट्रांसफर्स को आपका टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न नहीं करता है, उसके अंदर नहीं दिया हुआ है। और लास्ट में हमने फ्लो चार्ट के जरिए समझा कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हमने समझी हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहां इसकी आगे की बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट पढ़ना। तो बेयर एक्ट आप जरूर खरीद लीजिए, अपने पास रखिए। जब भी आप टीपीए क्लास देखेंगे बेयर एक्ट अपने सामने रखेंगे। बिना बेयर एक्ट के आप पढ़ाई आपकी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।